इजराइल की सेना आईडीएफ की एक चेतावनी है कि ईरान में जो नया नेतृत्व आया है वो पहले से कहीं ज्यादा कट्टर और सख्त है। इस नए नेतृत्व को मुस्तफा खामनेई से जोड़कर देखा जा रहा है और अब इस्लामाबाद वार्ता से पहले ही इजराइल की बड़ी चेतावनी के क्या है मायने, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और महंगाई देखिए सबके लिए बराबर असर डालती है, तो राहत भी सबको बराबर मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जो पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन गया। क्या है ये फैसला और देश के सरकारी कर्मचारियों पर इसका क्या होगा असर, आज ये भी बताएंगे आपको। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद बड़ा सियासी बदलाव देखा जा रहा है। वोटर लिस्ट में भारी कटौती ने बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। विरोधी खेमे में भी हलचल तेज है। एसआईआर के बाद क्या सपा के लिए खुशखबरी है? आखिर किसका पल्ला हो गया है भारी, इस पर भी एक पड़ताल आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मिडिल ईस्ट की बात करें तो हालात यहाँ हर रोज बदल रहे हैं। फिलहाल सबकी नजरें इस्लामाबाद में हो रही मीटिंग पर टिकी हुई हैं और इस बार मामला सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। इसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका और अब पाकिस्तान भी अहम भूमिका में नजर आ रहा है। इसी बढ़ते तनाव के बीच इजराइल की सेना आईडीएफ ने एक अहम चेतावनी दी है कि ईरान में जो नया नेतृत्व आया है वो पहले से कहीं ज़्यादा सख्त है, पहले से कहीं ज़्यादा कट्टर है और इस नए नेतृत्व को मुस्तफा खामनेई से जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल के मुताबिक ये व्यवस्था पहले की तुलना में ज़्यादा आक्रामक सोच रखती है। इसकी एक बड़ी वजह है आईआरजीसी का बढ़ता प्रभाव इस बात को की पुष्टि करता है। आईडीएफ का कहना है कि ईरान की नई सत्ता में आईआरजीसी से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी भूमिका ज़्यादा है और इन्हें पारंपरिक राजनीतिक नेताओं की तुलना में कहीं ज़्यादा कठोर बताया है, कहीं ज़्यादा कट्टर विचारों वाला बताया है। तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया जिसमें कई मिसाइलें दागी गईं, हवाई हमले किए गए, सैन्य और सरकारी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। इन हमलों के दौरान बड़े नेताओं को नुकसान पहुंचने की खबरें भी आईं, जिनमें अली खामनेई का भी नाम शामिल है। इन घटनाओं के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सीज फायर करना पड़ा ताकि हालात को थोड़ा नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो तनाव अब भी बरकरार है। दरअसल इसका असर अब सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहा। होर्मुज में रुकावट के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव बढ़ा। वहीं लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच झड़पें अब भी जारी हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं हालात के बीच अब एक नई उम्मीद जुड़ी है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता से। अमेरिका और ईरान के अधिकारी यहां आमने सामने बैठने वाले हैं, जहां इस पूरे तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि इस अहम बैठक से ठीक पहले इजराइल ने अपनी कड़ी चेतावनी जारी की है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि इजराइल इस वार्ता को लेकर सतर्क तो है और दुनिया को पहले ही आगाह करना चाहता है कि ईरान की नई सत्ता को हल्के में मत लेना, खतरे से खाली नहीं होगा। और अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि इस्लामाबाद की ये बातचीत क्या वाकई शांति की दिशा में कोई ठोस कदम साबित होगी या फिर हालात और भी ज़्यादा जटिल हो जाएंगे। और देश में बढ़ती महंगाई के बीच जहां हर वर्ग अपने अपने स्तर पर राहत की उम्मीद कर रहा था, वहीं केरल राज्य सड़क परिवहन निगम से जुड़ा एक मामला ऐसा जिसने पूरे देश में एक नज़ीर पेश कर दी। बात है साल 2021 की, जब देश में लगातार महंगाई बढ़ रही थी और इसका असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने सेवारत कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में सीधा 14% की बढ़ोतरी कर दी। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नगर निगम के जो कर्मचारी अपनी पूरी सेवा देकर रिटायर हो चुके थे, यानी जो पेंशन भोगी थे, उनके लिए महंगाई राहत यानी डीआर में केवल 11% की बढ़ोतरी हुई। अब ये फर्क विवाद का कारण बन गया। पेंशन भोगियों का कहना था कि उन्होंने भी संस्था के लिए सालों तक सेवाएं दी हैं, सिस्टम को मजबूत किया है और ऐसे में जब महंगाई के इस दौर में उनके साथ अलग तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मामला ज़्यादा बढ़ा और पेंशन भोगियों ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हर नागरिक को कानून के सामने समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानून के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का अधिकार देता है।
इसका मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह के साथ बिना उचित और तर्क संगत कारण के भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकता। हालांकि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार जरूरी भी है, लेकिन अलग परिस्थितियों में उचित आधार पर अलग व्यवस्था की अनुमति भी दी जाती है, बशर्ते मनमानी ना हो। इसके साथ ही हाईकोर्ट में शुरुआती दौर में मतभेद देखने को मिला, लेकिन बाद में 2 जजों की पीठ ने पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया और इसके बाद केरल सरकार और परिवहन निगम ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 10 अप्रैल 2026 को इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार से की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने स्पष्ट कहा कि महंगाई का असर सभी पर समान रूप से पड़ता है, चाहे व्यक्ति सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो यानी रिटायर हो चुका हो। ये कर्मचारियों की सेवा का अधिकार है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस फैसले के बाद केएसआरटीसी के हजारों पेंशन भोगियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया और उन्हें वही महंगाई राहत मिलने की संभावना है जो वर्तमान कर्मचारियों को दी जा रही है। साथ ही बकाया राशि का भी लाभ इन्हें दिया जाएगा। ये फैसला केवल केरल या केएसआरटीसी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि महंगाई के असर में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। महंगाई सबके लिए बराबर असर डालती है और इसीलिए राहत भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय है एसआईआर के बाद बनी नई मतदाता सूची। इस प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव हुए हैं, जिसने सभी राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें तो एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, जो अब घटकर 13,39,84,792 रह गए हैं, यानी करीब 2 करोड़ से ज्यादा का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। और ये संख्या 2014 के लोकसभा चुनाव के समय से भी कम है, लगभग 49 लाख कम है। औसतन हर विधानसभा सीट पर करीब 71,647 वोटर कम हुए हैं। ये गिरावट 2003 के एसआईआर के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी सरकार होने के बावजूद जमीनी स्तर पर उसे अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई और उनकी ही सीटों से ज्यादा नाम काटे गए। वहीं विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर ज्यादा सक्रिय नजर आया। सामाजिक बदलाव की बात करें तो सबसे बड़ा असर महिलाओं के वोटर बेस पर पड़ा है। महिला मतदाता 7 करोड़ 21 लाख से घटकर 6 करोड़ 9 लाख तक रह गई हैं, यानी करीबन 1 करोड़ 12 लाख महिलाओं के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। पुरुष मतदाता की बात करें तो करीबन 93 लाख पुरुष मतदाता कम हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर 5,82,000 बूथ लेवल एजेंट बनाए गए हैं और बीएलओ हेल्पलाइन पर 8 करोड़ 63 लाख कॉल आई हैं, जिनमें से 8 करोड़ 33 लाख का निपटारा हुआ है। एसआईआर की प्रक्रिया की बात करें तो 27 अक्टूबर से शुरू होकर ये 10 अप्रैल को तक खत्म हुई और फाइनल वोटर लिस्ट जो आई वो 10 अप्रैल को आई। अगर तुलना करें उत्तर प्रदेश में तो 13.24% वोटर कम हुए हैं, जो कई राज्यों के बराबर या उससे कहीं ज्यादा है। राजनीतिक असर की बात करें तो बीजेपी की काबिज सीटों पर ज्यादा वोटर कटौती देखी गई है। 1 लाख से ज्यादा वोट कटने वाली 16 सीटों में 15 तो बीजेपी के पास ही है। अयोध्या और लखनऊ कैंट जैसी सीटों पर भी बड़ा असर दिखा, जहां हजारों वोट कम हुए हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी और उसकी सहयोगी सीटों पर औसतन 34% गिरावट देखी गई है। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी के लिए और सबसे बड़ी टेंशन की बात बीजेपी के लिए यही है, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटों के लिए 15% से भी कम है। तो खुश होने वाली बात समाजवादी पार्टी के लिए है, टेंशन की बात बीजेपी के लिए है। शहरी वोटरों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में कटौती ज़्यादा हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसे कामों में और शहरों में लोग निकलते नहीं हैं, इसलिए जो भी नाम कटे हैं उन्होंने उसको बहुत आसानी से ले लिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग पहुंचे हैं और अपना नाम उन्होंने जुड़वाया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये सूची पारदर्शी तरीके से बनी है और योग्य मतदाता अभी भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव आने वाले चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदल देगी या नहीं, और क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होने जा रहा है या फिर फर्जी वोटर्स के नाम पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। तो ये देखने वाली बात होगी जब आगे प्रक्रिया होगी। 2027 के चुनाव की तैयारियां देखिए शुरू हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत सारी बाकी हैं बातें। तो जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी लिस्ट, वैसे वैसे इसमें भी नाम आएंगे। अभी फ़िलहाल 15% समाजवादी पार्टी के लिए, 34% उत्तर प्रदेश की
सीटों के लिए प्रतिशत कम हुआ है। तो खबर प्रधान शो के लिए आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।